अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हमारा पाकिस्तान। मैं सना कहवान। प्रोग्राम में आज मेरा साथ देंगे मोहम्मद नौशाद अली, फैसल शकील साहब। इसके साथ ही साथ हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे शाहजाद अनवर फारूकी साहब और सना मिर्ज़ा हमारे प्रोग्राम में हमारा साथ देंगी। आप तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। नाजरीन, 62(1)F के तहत तहयात नाअहली का ये केस और समात मुलतवी कर दी गई है। चीफ जस्टिस के जो रिमार्क्स हैं वो आज इस केस के हवाले से बड़े ही दिलचस्प रहे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि लगता है कुछ हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि इंतखाबात ना हो सकें। और इससे कबल हमने देखा कि मौलाना फजलुर रहमान भी कुछ इसी किस्म की बात कर रहे थे। ये कह रहे थे कि जी इलेक्शन चंद दिन मौखर हो जाएं तो कोई हर्ज नहीं है। तो लग यही रहा है कि बिल्ली थैले से बाहर आ चुकी है। जब कोई कंधा दस्तयाब नहीं रहा तो खुद ही इलेक्शन से दूरी के हीले बहाने भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं इन्हीं सियासी जमातों की जानिब से। तो ऐसे में सवाल सबसे पहले शाहजाद साहब आप ही के लिए, मौलाना फजलुर रहमान का ये बयान आपको लगता है तौहीन अदालत के जुमरे में आता है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सना। मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी रहनुमा हैं और बड़े कादा शख्सियत हैं। उनका कहना जो है वो यकीनन काबिल गौर और काबिल तवज्जो, और वो अभी से नहीं कह रहे, वो पिछले कुछ अरसे से तवातर से कहते चले आ रहे हैं। तौहीन अदालत का मामला तो खैर खुद अदालत तय करेगी कि कौन सी बात उसकी तौहीन है या नहीं है। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये चीज़ जो है ये अभी से नहीं, ये तो काफ़ी अरसे से ये कोशिश जारी है। और मुझे ये कह लेने दीजिए कि सिवाय चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा के कोई साहब जो हैं वो इलेक्शंस को, मेरा ख्याल है पीटीआई इसमें उनके साथ होगी, अदरवाइज और कोई सियासी जमात जो है वो उस तरह का इनेकाद नहीं चाहती। कल मैंने जिक्र भी किया था इस हवाले से, एक सवाल के जवाब में कहा था कि मुस्लिम लीग नून इसलिए आपको सड़कों पे नजर नहीं आ रही या मूवमेंट नहीं करती हुई नजर आ रही कि उनको यकीन नहीं है कि ये इलेक्शंस जो हैं वो 8 फरवरी को हो पाएंगे। और आज भी अगर काजी फाइज ईसा रास्ते से हट जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को हो पाएंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं कही जा सकती, क्योंकि खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने यह कह रखा है कि अगर इलेक्शन के बारे में शकूक शुबात पैदा किए गए तो उसके हवाले से हालत का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन इतलात ये है कि कुछ चीज़ों को, कुछ अहम फैसलों को अक्टूबर में ले जाने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें पसे पर्दा बहुत सारी कुव्वतें जो हैं वो कारफरमा हैं। ये कुव्वतें अपने मकासद के हसूल में किस हद तक कामयाब हो पाएंगी ये तो अगले आने वाले कुछ दिनों में पता चल जाएगा। लेकिन मौलाना ने जो बात कही है वो यकीनन वो अकेले नहीं है इस मामले में, कुछ और चीजें भी हैं। और मैंने बड़ी खबर दे रहे हैं था कि निगरान हुकूमतें भी नहीं चाहती कि वो इलेक्शन हो, और वो इस हवाले से जो रिपोर्टें भिजवा रही हैं और जो रिपोर्टें तैयार की जा रही हैं उनमें से कुछ रिपोर्ट्स जो हैं बिलखसूस पंजाब के हवाले से वो तो सरासर जो हैं उनमें गलत बयानी से काम लिया गया है। ये बात तो खुली है कि निगरान हुकूमतें अपनी तवालत चाहती हैं। अब देखना यह है कि काजी फाइज ईसा साहब जो हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो अपने इरादे में कहाँ तक खड़े रहते हैं और वो इन इंतखाबात को 8 फरवरी की तारीख पर मुनक्कद कराने में कामयाब होते हैं या नहीं। लेकिन उससे एक बड़ा सवाल जो मैं उनके सामने और आपके सामने भी रखना चाहूँगा कि इलेक्शन का इनेकाद तो एक मसला है ही, लेकिन इन इंतखाबात का साफ और शफाफ होना भी एक अहम मसला है। और ये ज़्यादा तवज्जो तलब बात है कि इंतखाबात इस तरह से हों कि जो जीते, गो कि हमारी कौमी तारीख में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती जिसमें हारने वाले ने अपनी हार तस्लीम की हो। थोड़ी बहुत हर दफ़ा कोई ना कोई आवाज़ आती रहती है, कभी किसी इंतखाबात को आरोज़ का इलेक्शन करार दिया जाता है और कभी सिलेक्शन करार दी जाती है। इस मरतबा भी लाडले और सुपर लाडले और सिलेक्शन का शोर मचा हुआ है, और ये तो अभी सही मानों में इंतखाबी गहमा गहमी शुरू भी नहीं हुई और हमने इस तरह की बातें सुनना शुरू की हैं। और इंतखाबात के मुस्तरद होने के बाद से इन चीज़ों ने ज़्यादा ज़ोर पकड़ा है। तो आने वाला वक्त बड़ा दिलचस्प होगा। मुझे लगता ये है कि अगले एक आध हफ्ते में, बल्कि कोई तारीख भी आजकल में आ जाएगी, शायद कोई अहम ऐलान जो है वो चीज़ों की मज़ीद वजाहत कर देगा। बिल्कुल ठीक। नौशाद साहब, सवाल आपके लिए। परवेज़ खटक के बयानात उठाकर देख लें, मुख्तलिफ मीडिया फोरम्स पर वो भी यही बात करते आ रहे हैं कि जी ताख़ीर हो सकती है, इलेक्शन इस तरह से भी जल्दी नहीं होने चाहिए, हम प्रिपेयर नहीं है इलेक्शन के लिए। मौलाना फजलुर रहमान की भी स्टेटमेंट्स उठाकर देख लें, कभी बर्फबारी का बहाना है तो कभी दहशतगर्दी की बात वो कर रहे हैं। अब उनकी पार्टी को भी खतरात है दहशतगर्दी के हवाले से। तो इलेक्शन में ताख़ीर की बातें करने वाली ये जो सियासी जमातें हैं, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? जबकि अदालत 2 बार इलेक्शन कराने की बात कर चुकी। ये शहजाद साहब ने आपको बताया है कि ये तो अदालत तय करेगी कि क्या ये उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए।
देखिए, दो बड़ी अहम बातें हैं ये जो शहजाद साहब ने अभी गुफ्तगू की है। ऑलमोस्ट मैं उससे एग्री करता हूँ कि मामलात ऐसे ही हैं, मां सिवाय इसके कि जो इलेक्शन की तारीख है वो पत्थर पर लकीर है। अच्छा, पत्थर पर लकीर हटाने के लिए आपको पत्थर जो है ना वो जड़ से उखाड़ना पड़ेगा, और उसकी जो सूरत है वो भी शायद बहुत ज़्यादा कोई आइडियल सिचुएशन ना बन पाए, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि अब हर चीज़ जो है वो अपने मोमेंटम में गेयर अप हो चुकी है। कोई पार्टी तैयार नहीं है, नून लीग तैयार नहीं है, या पीपल्स पार्टी तैयार नहीं है, या कोई और जमात तैयार नहीं है। ये शायद अब इसका वक्त गुजर चुका है। कोई अगर नहीं तैयार, या कोई अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं रखता, या जुर्रत नहीं करता, या अवाम में नहीं जाता, अवामी राब्ता मुहिम नहीं चलाता, तो ये उसका मामला है। साजिशें होती रहती हैं। शहजाद साहब की खबर को मैं उस तरह से डिनाई नहीं कर रहा कि वो गलत कह रहे हैं। हो सकता है उनके पास ऐसी इंफॉर्मेशन मौजूद हो जो इससे मुताल्लिक हो, कुछ अफवाहें, इलेक्शन आगे अक्टूबर में जा सकते हैं, इस हवाले से बाज़गश्त इस तरह की जो है वो फैलाई भी जाती हैं और बताई भी जाती हैं, फीड करके मीडिया के जरिए भी फैलाई जाती हैं। बात यह है कि देखिए इशू क्या है। इशू ये है कि जिन जमातों ने इलेक्शन लड़ना है, अगर वो ये कहना शुरू कर दें कि हम इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते तो और बात है। लेकिन अगर कोई ये जो मौलाना फजलुर रहमान शहजाद साहब ने चूंकि बता दिया, मैं दोबारा बताना नहीं चाहता कि मौलाना फजलुर रहमान तो शुरू से ये कह रहे हैं कि इस वक्त के में इंतखाबात ना कराए जाएं। परवेज खटक साहब का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। परवेज खटक साहब की जो कि वो आपको पता है कि एक जमात से उन्होंने सेक्शन की सूरत में अलहदा हुए हैं, वो अपनी प्रेपरेशन उनकी उस तरह हो नहीं सकती। यहाँ IPP की प्रेपरेशन उस तरह से नहीं है, कोशिश वो कर रहे हैं। ये सारी बातें जो हैं इनका वक्त एक्चुअली मेरी नजर में गुजर चुका है। अच्छा, अब मामला यह है कि किसी की कमी है, किसी की कोताही है, वो उसका काम है दूर करना। अगर वो नहीं करेगा, वो जाने और वोटर जाने, वोटर खुद ब खुद उसका जवाब देगा। असल जो किस्सा है वो सारे का सारा जो है वो ये है कि आप मैं हूं, आप हो, हम यहाँ, आप फर्ज करें चैनल चलाते हैं, मैं जो भी काम करता हूं, हम इलेक्शन कवरेज की बात करेंगे, इलेक्शन की तरफ जाएंगे, उसकी तरफ हमें सोचना चाहिए। क्योंकि मुझे ये जो बात, जब मैं ये सोचना शुरू करता हूं कि अगर इस तरह की कोई बात कहीं पे की जा रही हो, फर्ज करें कोई बाज़गश्त हो, तो उसके लिए जो चीज़ें बनानी पड़ेंगी वो बहुत तकलीफदेह भी होंगी, मुश्किल भी होंगी, और मामलात उसके बाद भी शायद दुरुस्त नहीं हो पाएंगे। अच्छा। और काजी साहब के होते शायद ये मुमकिन नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर मुल्क के हालात भी उस सतह पर ले जाएं, तो देखिए हर काम को करने के लिए ना उसकी सतह का जो है ना कोई ऐसा एक्शन आपको डेवलप करना पड़ेगा जिसके रिएक्शन में ये काम हो सके कि इलेक्शन ताखीर का शिकार हो। जब तक वो एक्शन हो नहीं जाता तब तक ये मुमकिन नहीं हो पाएगा। और अगर एक्शन हुआ तो उस नौइयत का एक्शन किस तरह से होगा, ये भी एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जिसपे अगर आप सोचना शुरू करें तो वो बड़ी मुश्किल सी बात है, और वो उसके ऊपर बात करना और बहस करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक, पॉइंट आपका क्लियर है नौशाद साहब। सना, अभी तक की जो सारी सूरत हाल है उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि ख़ास तौर पर किसी स्ट्रैटेजी के तहत इलेक्शन में डिले का माहौल बनाया जा रहा है। बहुत शुक्रिया सना। मेरा ख्याल है कि स्ट्रैटेजी तो हर इलेक्शन में इस्तेमाल हुई है, और मुझसे पहले इन दोनों लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो हमारे मुल्क में होता है, और हो सकता है मुमकिन तौर पर उन ऑप्शंस पर बात की है, लेकिन हो सकता है कोई ऐसा भी कार्ड सामने आ जाए जो शायद लोगों के जहनों में ना हो। लेकिन अगर इलेक्शन की डेट की बात करें, जो डिबेट आपने शुरू की थी मौलाना साहब के स्टेटमेंट से, तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नौशाद साहब के सबसे पहले ये बात मौलाना साहब ने ही कही थी कि हमने कोई चूड़ियां तो नहीं पहनी हुई हैं, हमें भी इलेक्शन में वो स्पेस मिलना चाहिए। और उनका इशारा किन की तरफ था और किन को बता रहे थे वो भी हमें पता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो वो चाहते थे वो उनको मिलता हुआ नजर नहीं आ रहा। हम काफी दिनों से ये डिबेट कर रहे थे, हालांकि आपके सवाल से थोड़ा सा हटकर हो जाएगी कि नून लीग की अक्सरियत और नून लीग को कामयाबी मिलेगी, लेकिन इस्लामाबाद में अब ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि हो सकता है कि लास्ट मोमेंट के ऊपर नून लीग को रिप्लेस कर दिया जाए और पीपल्स पार्टी एक स्टेप आगे आ जाए। क्योंकि ऑब्वियसली जिन चीजों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज करना है उसमें नून लीग का एक हिस्ट्री, एक बैकग्राउंड रहा है, जो उन 5 सालों में जब नवाज शरीफ साहब को इक़्तिदार से निकाला गया था और जो कुछ उनके साथ किया गया वो नवाज शरीफ साहब भूले नहीं है। तो ये समझना पड़ेगा कि अगर कोई नवाज शरीफ साहब की साइकी को समझता है तो उसको ये पता होगा कि वो एहतसाब की बात बार-बार करेंगे, चीजें आज भी मौजूद हैं। पूरी पार्टी उनको ये कन्विंस करने में लगी हुई है कि आप माजी को भूल जाएं, लेकिन नवाज शरीफ साहब कितने माजियों को भूलें? 1 मरतबा, 2 मरतबा, 3 मरतबा। नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि उनको तारीख में उन लफ्जों से याद रखा जाए जो कि एक सियासी लीडर के तौर पर होती हैं। उनके लिए अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए जाएं कि इनकलाबी लीडर के तौर पर उनको याद रखा जाए। लेकिन मसला यह है कि अगर इक़्तिदार की जंग और हवस हो जो कि उनके इर्द गिर्द और हर पार्टी में मौजूद होती है,
तो वो लोग उनके इस जो फीलिंग्स है मेरी नजर में, या जो उनकी ख्वाहिशात हैं, क्योंकि वो सियासत में अपनी आखिरी इनिंग्स नहीं तो तकरीबन आखिरी इनिंग्स खेल रहे हैं। जरदारी साहब के बारे में तो बड़ा क्लियर कह सकते हैं, क्योंकि जरदारी साहब ये चाहते हैं कि आखिरी इनिंग्स में बिलावल साहब को इक़्तिदार की कुर्सी तक ले जाएं और वो 5 साल सुकून से गुजारने दें जैसे उन्होंने सदारत की कुर्सी पर बैठे हुए गुजारे थे। चाहे उसके लिए किसी पीर फकीर को उनको वजारत उज़्मा में उनके प्राइम मिनिस्टर हाउस में ही रखना पड़े जैसे उन्होंने अपनी सदारत में रखा था। लेकिन सवाल यह है कि असल मसला नवाज शरीफ साहब की सोच का है। अगर वो सोच तब्दील नहीं होती लास्ट मोमेंट तक तो हो सकता है कि नून लीग को रिप्लेस भी कर दिया जाए। फिर इसमें दूसरा नुक्ता यह कि पीपल्स पार्टी किसी भी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन पर जा सकती है सिर्फ कुर्सी के हुसूल के लिए, क्योंकि जरदारी साहब हर सूरत में ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी को वज़ारत उज़्मा मिले। अब इसमें मौलाना साहब की जो जमात है वो किसी गिव एंड टेक की पोजीशन में नहीं है। पूरी कोशिश वो कर रहे हैं कि केपी में वो अपना स्टोडुसू बना सके, सीट्स ले सके, लेकिन क्या वजह है कि वो पशीन से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। मैं इस पॉइंट पर भी बात करना चाहती हूँ कि हमारे जो बड़ी बड़ी सियासी जमातें हैं वो गैर रिवायती अंदाज में इलेक्शन क्यों कंटेस्ट कर रही हैं। नवाज शरीफ साहब मानसरा क्यों जा रहे हैं, बिलावल साहब लाहौर क्यों जा रहे हैं, क्योंकि याद है आपको रही से कितने बुरे तरीके से बिलावल साहब हारे थे, सबको पता है। तो वो कराची या दूसरी जगहों को छोड़ के लाड़काना से और दूसरे कंबर शहदाद कोट और इस किस्म के इलाकों से शहबाज शरीफ साहब कसूर पहुंच रहे हैं, ठीक है, नए सिटीज। शहबाज शरीफ साहब ने कराची में पहले कंटेस्ट किया था, लेकिन कहने का मकसद मेरा सिर्फ ये है कि इन सियासतदानों को पता है कि कुछ भी हो सकता है। इस वक्त वो जो एक करोड़ से ऊपर का वोटर है ना आपका, जो 18 साल से ऊपर का है, और जो 38 साल से ऊपर का 6 या 7 करोड़ वोटर है, ये वोटर आपकी टेबल को कभी भी टर्न कर सकता है। और यही सबसे बड़ा मसला है, क्योंकि उसकी जो सोच है वो खामोश है। उस सोच को आप डायग्नोज नहीं कर सकते। जब आप सर्वेज करवाते हैं तो सर्वेज वाले, आपको अगर कल की खबर याद हो तो उसमें कह दिया गया है कि ये तमाम सर्वेज जो मीडिया चैनल चला रहे हैं ये नहीं होना चाहिए, बैन कर दिए गए। जी जी। अब जब आपको एक परसेप्शन, इसका मतलब ये कि जो चैनल्स हैं वो परसेप्शन चेंज कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि वो परसेप्शन चेंज नहीं कर रहे हैं। आप सड़क मोहल्ले कहीं भी चले जाएं, हर बंदे को दिमाग में पता है कि उसने वोट किसको डालना है, अगर तो डालना है। लेकिन बात यह है कि वो इसके ऊपर डिबेट करना नहीं चाहते। जो नवाज शरीफ साहब का वोटर है वो भी, जो पीटीआई का वोटर है वो भी, इसके अलावा रहा सा जो वोटर है वो उन चंद लोगों का है जो कि इलेक्टेबल्स हैं, जो अपने हलकों में अरसे दराज से जीत रहे हैं और उन्होंने इस मर्तबा भी जीतना है। तो अब देखना ही है, और ये बिल्कुल दुरुस्त कहा जा रहा है इस इलेक्शन के बारे में कि ये सबसे मुश्किल इलेक्शन होगा एस्टैब्लिशमेंट के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी, क्योंकि ना तो एस्टैब्लिशमेंट ये कह रही है कि हम नॉन न्यूट्रल हैं, आप समझ गए बिल्कुल, और ना ही सियासी जमातें ये कह सकती हैं खुलकर कि आप न्यूट्रल का किरदार अदा नहीं कर रहे हैं। तो आई थिंक ये बहुत बड़ा टास्क होगा दोनों तरफ के लिए कि वो अपने आप को डिलीवर कर सकें। और जो पीटीआई भी क्लेम कर रही है कि हम क्लीन स्वीप करेंगे, हकीकत उतनी भी नहीं है। जो कैंपेन की जा रही है वो सोशल मीडिया के ऊपर की जा रही है। नौशाद साहब मेरे से डिसएग्री करते हैं, लेकिन मैं फिर भी ये पॉइंट जरूर ऐड करूंगी कि जो सोशल मीडिया के ऊपर कैंपेन की जा रही है, जो फेक न्यूज का एक पूरा समंदर जो है वो आपके सोशल मीडिया पर मौजूद है, वो भी लोगों को बहुत ज्यादा उनकी ब्रेन वॉशिंग कर रहा है। और नून लीग वाले उस सोशल मीडिया प्रोपेगेंडा की तरफ लेकर जाते हैं इसको। मैं नौशाद साहब मैं जरूर आपको मौका दूंगी, लेकिन फैसल साहब के मैं सना साहब की बात से एग्री कर रहा हूं। नौशाद साहब जरूर आप इसको जरूर आपका पॉइंट में लूंगी, लेकिन फैसल साहब के सवाल के बाद बहुत खूब सना ने बड़ा ही वैलिड पॉइंट रेज किया है। फैसल साहब, इलेक्शन में ताखीर की बातें करके आखिर किस किस जमात को फायदा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है? देखें, जिन लोगों की तैयारी नहीं हुई है, हमारे पैनलिस्ट ने, नौशाद साहब ने, सना ने और शहजाद साहब ने बेहतरीन तज्जिया किया और बताया। मैं भी उसको इंडोर्स करूंगा कि जिन लोगों की तैयारी नहीं है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन ना हो, जबकि आज आप बैरिस्टर साहब का बयान देख सकते हैं कि उन्होंने ये कहा है कि हर कीमत पे अगर हमसे बल्ले का निशान भी छीन लिया गया तब भी एक बल्ले का एक कोई निशान मखसूस कर दे और उस पर हम वोट इलेक्शन लड़ लेंगे। तो ये सूरत हाल है। पीटीआई की जानिब से जो है वो ये बिल्कुल पीटीआई की जानिब से जो है वो तैयारी तो हो गई है। इसके अलावा अभी जो है कुछ देर पहले बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है वो मुलाकात की है राशिद सोमरो से, जो कि जमीयत उलमा इस्लाम के सिंध के सेक्रेटरी जनरल हैं, उनके रिहाइश का गए और वहाँ उन्होंने मीडिया टॉक की है। मीडिया टॉक में उन्होंने जो है वो यही कहा है कि इलेक्शन जो है वो वक्त पर होना चाहिए, 8 फरवरी को होना चाहिए। तो पीपल्स पार्टी ने भी अपने आप को क्लियर किया है कि जिसको खदशात हैं वो जो है वो किए जाए, दूर किए जाए, लेकिन इलेक्शन जो है वो 8 फरवरी को होना चाहिए। एमक्यूएम की बात करें तो एमक्यूएम भी यही चाहती है और उसने भरपूर जो है वो मुहिम शुरू की हुई है और वो इलाकों में भी जा रही है और वो इलेक्शन चाहती है कि 8 फरवरी को। जमीयत उलमा इस्लाम, जैसे आपने बोला,
चाहूँगा कि फजलुर रहमान साहब ये शुरू से ही कह रहे हैं कि कभी मौसम की वजह से कह रहे हैं, कभी अभी कुछ अरसे पहले इनकी सिक्योरिटी की थ्रेट्स आई थी कि इनकी जान को पूरे पाकिस्तान में ख़तरा है, और अब जो है वो उन्होंने खुल के ऐलान कर दिया कि अब वो ऐसे असबाब पैदा करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये चीमा गोइयाँ जारी हैं कि जो है वो इलेक्शन जो है वो किसी तरह आगे चले जाएं कुछ अरसे। कुछ जमातें ये चाह रही हैं, लेकिन जो जमातें अच्छा फैसल, मैं एक फिक्रा आपके आर्गुमेंट में एक फिक्रा मैं ऐड करना चाहूंगा कि ये जो बात हो रही है इसको आगे ले जाने की, तो हम आइन की दी हुई ही क्रॉस कर चुके हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की दी हुई हद जो है, जो कि एक कवर भी दिया पिछले जो लैप्स हो गया, अगर हम उसको भी क्रॉस कर गए तो फिर कोई गारंटी नहीं है कि अक्टूबर में भी इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, उसके बाद जब कभी होंगे। आपका कहना ये दुरुस्त है। मैं आपको यही कहूं कि इलेक्शन जो है वो अपने वक्त मुकर्रर पर होना चाहिए। और ये निगरां वजीर आजम, आपको याद होगा कि इन्होंने एक डिस्कस भी ये छेड़ी थी कि वो कराची आए थे और कराची के बिजनेसमैन ने जो है वो उन्हें कहा है कि इलेक्शन जो है आगे ले जाए। तो निगरां जो है वो नहीं चाहते, जो कि इलेक्शन कराने वाले हैं वो नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि थोड़ा सा एक्सटेंड हो वक्त, तो उनको और मिले, वो और एंजॉय करें और मज़े करें। तो वो मैं ये समझता हूँ कि वो ये चाहते हैं कि अभी जो है वो 8 फरवरी को ना हो, क्योंकि उनका हनीमून पीरियड जो चल रहा है वो खत्म हो जाएगा। निगरान वजीर आजम क्या चाहते हैं, क्या नहीं चाहते, या निगरान क्या चाहते हैं, वो ये मैटर ही नहीं करता। निगरान तो कभी भी कोई भी चाहेगा कि जनाब ये मामला चलता चला जाए और वो बैठे रहें, वो उनके चाहने न चाहने से ये मामला तय नहीं होगा। देखिए, किया जा रहा था निगरान हुकूमत के आने के बाद एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि हो सकता है ये टेन्योर आगे बढ़ जाए। ख्वाहिशात है ना, ख्वाहिशात तो हर एक की होती हैं, आपकी भी है, मेरी भी है, बहुत सारे लोगों की है। लेकिन अभी मसला ये है कि इस वक्त जो सिचुएशन है, मैं बिल्कुल सना साहिबा जो बात कर रही थी ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ ना थोड़ा सा हमें जो ये परसेप्शन के मामलात के अंदर ना, हम जो मैं अमूमन बात करता हूँ कि हम लोग प्रोपेगेंडा विक्टिम है, ये जो सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस है ये बड़ा मैटर करता है। दूसरा ये है कि देखिए, मैं बात को ना जरा रियलिस्टिक वे में देखिए। जब स्टैब्लिशमेंट साथ थी तो 1 करोड़ 60 लाख वोट लिया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। अब उनके हालात क्या हैं ये देखना बहुत जरूरी। ये एक एरिया है जिसको आपको देखना है। दूसरी बात यह है कि यह बात दुरुस्त है कि नया जो यंग वोटर एंटर हुआ है वो किसी भी जमात के साथ है, हम उसके बारे में कह नहीं सकते। एक आम तासुर यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है, जिसकी वजह से उसका प्लस माइनस आगे की तरफ जाएगा। लेकिन इस दफा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पीटीआई के साथ नहीं है। ये एक एरिया है जिस पर डिस्कशन हो सकती है। दूसरा एरिया यह है कि जो पीपल्स पार्टी की बात की जा रही है, ये बात दुरुस्त है कि इस तरह की चैमगोइयां होती हैं, इस तरह की वेव्स हम सुनते हैं, ये इस तरह की बैंड जो है वो हम देखते रहते हैं, हमें पता है। उसकी वजह यह है कि जरा सा हवा का रुख इधर को जाना शुरू होता है ना, कोई बात आती, कोई वाकया होता है, तो बहुत सारे लोग जो है ना उससे अपने नताइज अखज़ करना शुरू कर देते हैं, और बहुत सारे एनालिस्ट जो हैं, तजजियाकार जो हैं, वो उस रो में बहना शुरू कर देते हैं। लेकिन नौशाद साहब, आपके मुताबिक ग्राउंड रियलिटीज कुछ और। अच्छा नौशाद साहब, मैं ब्रेक की तरफ जाना चाह रही हूं। एक लाइन कंक्लूड कर लें दीजिए, फिर आप जरूर बताइएगा। एक लाइन सिर्फ कंक्लूड। शहजाद साहब भी अब होता ये है कि अब इसमें जो देखने वाली बात है वो बड़ी अहम है। वो ये है कि देखिए पीपल्स पार्टी के पास कैंडिडेट्स कितने हैं, क्या वो इस पोजीशन में हैं कि वो ऐसा नंबर प्रोड्यूस कर सकें जो नंबर जो है उन्हें उस लेवल तक ले जाए। और दूसरा मामला ये है कि क्या उनके साथ वैसी इत्तेहादी जमातें या वो लोग इन कंसेंसस हैं कि वो जो है वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में हो। ये वो एरिया जिस पे बात करने की जरूरत होती है। नौशाद साहब, इस पे एक आर्गुमेंट तो ये है कि एस्टेब्लिशमेंट कभी भी सिर्फ एक प्लान के साथ मैदान में नहीं आती, हमेशा ए बी सी प्लान साथ के साथ चलते रहते हैं और घोड़ा तब्दील होता रहता है। 90 सीटें लेंगे तो जरदारी साहब मुफाहमत के बादशाह हैं, गिव एंड टेक के बादशाह हैं वो। सर 90 सीटें उन्हें कही गई थी, अगर 90 सीटें पूरी करेंगे तो मामला आगे बढ़ेगा ना। वो 90 सीटों के बाद ही तो आईपीपी की तरफ चला गया मामला और दूसरा मामला हो गया। सना जरूर ऐड कीजिए। नहीं, मैं अब भी चलती ट्रेन में क्या कर दूं, मगर बात इनकी सही है। जरदारी साहब से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है, लेकिन असल बात ये नहीं है कि जरदारी साहब क्या कमाल कर सकते हैं। असल बात ये है कि एस्टैब्लिशमेंट को कौन पसंद आता है, जिसकी आंख को जो भाए वही जो है पिया मन भाए, ये वाली बात होगी मेरे ख्याल में। तो आई थिंक हर पार्टी चाहेगी, लेकिन असल इशू ये है कि नून लीग कितना कॉम्प्रोमाइज करती है। मेरी जाती अदना सी राय ये है कि जितना अंडरस्टैंडिंग और फ्लेक्सिबिलिटी नून लीग दिखाएगी उतना इख्तिदार के करीब जाएगी। जितना रिजिड होने की कोशिश करेंगे उतना दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज को मौका देंगे। आई थिंक मुझे तो यही लगता है। फैसल साहब, आपको लगता है कि जरदारी साहब ऐन मौके पर कुछ लम्हे पहले बिल्कुल बाजी पलट सकते हैं?
बिल्कुल मुझे लगता है, बिल्कुल लगता है, और ऐसे आसार भी लिख रहे हैं। और आज ही हमारी कुछ सोर्सेज हैं वो बता रहे हैं कि उनकी जो है कुछ अहम लोगों के जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों से मुलाकातें हुई हैं और बड़ा पॉजिटिव उन्हें मिला है। और उसकी जो है वो ब्रीफिंग भी आज अभी कुछ देर पहले जो है वो जरदारी साहब को दी गई है, जिस पर वो बहुत खुश है। जरा ये बताते हैं, तो किसी वक्त भी जरदारी साहब कुछ पलट सकते हैं। उनसे हम ये कह सकते हैं कि वो मुफाहमत के बादशाह हैं और उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा और बाजी जीत भी सकते हैं। ठीक है, मुझे ब्रेक अनाउंस करना है। ब्रेक से वापस आने के बाद हम तहरीक इंसाफ कितनी मुश्किलात में है उसका जिक्र करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, आगे बढ़ेंगे बात पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के नुमाइंदों के कागजात नामजदगी जिन वजूहात की बिना पर मुस्तरद हुए, वो वजूहात सुनकर शायद आप लोग भी मुस्कुराएंगे। किसी ने बिजली का बिल अदा नहीं किया तो उसको मुस्तरद कर दिया गया, तो किसी ने रेस्ट हाउस का बिल अदा नहीं किया तो उसके कागजात नामजदगी मुस्तरद हो गए। दूसरी जानिब जिन पर अरबों की करप्शन के इल्ज़ामात हैं सियासतदान हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में, वो फिलहाल मंजूर नज़र हैं, इसीलिए एक के बाद एक रिलीफ उनको मिलता चला जा रहा है। तहरीक इंसाफ के 51 नुमाइंदों और कारकुनान की जो जायदादें हैं वो भी जब्त करने का हुक्म जारी हो चुका है। तहरीक इंसाफ का ये कहना है कि चाहे अंडर 19 टीम के साथ भी मैदान में उतरना पड़े तो मुकाबला करेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। तो सबसे पहला सवाल नौशाद साहब आप ही से, ऐसे में क्या तहरीक इंसाफ अंडर 19 टीम के साथ इलेक्शन जीत पाएगी? देखिए, मैं अभी जब हम वक्फे पे जा रहे थे तो मैंने थोड़े से अदाद शुमार आपके सामने रखे थे। रखने का मकसद ये था कि थोड़ा सा हम तज्जिए को अदाद शुमार की बुनियाद पे रखें। अब मैं इसी तरह से आपको एक बात बताऊं, 2018 में परवेज़ रशीद साहब के कागजात जो हैं वो मुस्तरद करवाए गए थे और उस वक्त कहा गया था पंजाब हाउस का उन्होंने बिल नहीं दिया। और मजे की बात यह, दिलचस्प बात यह थी कि उन्हें, वो कहते रहे कि मैं बिल जमा कराता हूं, उन्हें बिल जमा कराने नहीं दिया गया। देखें, ये इससे पहले भी ये जो कागजात मुस्तरद कराने की बात आई है, मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूँ। आपको, मुझे नहीं पता कि आपको क्यों हंसी छूट रही है इस बात की कि बिल या तो ये खिलाफ कानून है अगर ये बात पूछी जाए कि आपने बिल अदा किया या नहीं किया, या ये कानून के मुताबिक है तो फिर हमें उसके ऊपर नौशाद साहब 300 कागजात नामजदगी मुस्तरद होना और इस तरह के बेसिस, मैंने तो कहा है, मेरी नजर में तो अदालतों से भी उन्हें इंसाफ मिलता ही नहीं। मैंने तो ये कहा है कि मुझे तो ये कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मैं पहले बता दूं कि ये कोई मालूमात नहीं है, लेकिन ये जब बात मेरे सामने आई तो मेरी राय ये है, इसको ओपिनियन कह लीजिए, इसको तजिया भी नहीं कहना चाहिए, मेरी ओपिनियन ये है कि मुझे तो ऐसे लग रहा है कि जैसे पीटीआई के लोग जो वकला है उन्होंने खुद पीटीआई के सियासतदानों के खिलाफ साजिश की है। मतलब मैं हैरान हूं इस बात के ऊपर कि एक जमात के सरबराह के कागजात आप जमा करा रहे हो और उसके अंदर आपको पता, ये काउंसलर को भी पता होता है कि ये तायद कुनंदा और तजवीज़ कुनंदा जो है वो हल्के से होना लाजिम है। ऐसा नहीं है कि किसी को मालूम नहीं, और ना ही ये पहली दफा इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप किसी दूसरे हल्के से अगर आप लेकर बंदे को आ जाएं और आके कहें कि जनाब ये साहब जो है ये इनको तजवीज़ कुनंदा बना लें या तायद कुनंदा बना लें, तो अल्टीमेटली इलेक्शन कमीशन का भी तो काम है ना, उन्होंने भी तो चेक करना। जब उन्होंने चेक किया, या तो आप इस बात को चैलेंज करें या इस कानून को तब्दील कर दें। अगर ये कवानीन के तहत है तो फिर तो और बात है। अब मसला क्या है? मसला ये है कि मैंने पहले भी कहा था कि जब कागजात जमा नहीं कराने दिए जा रहे, बड़ा शोर था, बड़ा शोर पड़ा, फिर भी वो बंदे प्रोड्यूस नहीं हो सके जिनके कागजात सबके जमा हो गए। फिर जनाब बहुत शोर था कि जी कागजात नामजदगी जो है वो 2400 बंदों ने जमा करा दिए, 300 बीच में से अगर फर्ज करें मुस्तरद हुए और अपीलों का वक्त अभी बाकी है। ये जो बहसें हैं ये अभी ट्रिब्यूनल्स में होंगी और हो सकता है कि इनमें से बहुत से के हो सकता है वो मंजूर हो जाए, हो सकता है ना हो। जो जायदाद जब्ती वाला मामला है, देखिए नौशाद साहब, इलेक्शन कमीशन फिर से बल्ले का निशान छीनने के लिए मुतहर्रिक हो चुका है। नहीं, मैं बल्ले के निशान पे भी बात कर लेते हैं। अभी मैं जो बात करते थे कि जायदाद जब्ती की बात है, 51 पीटीआई के उनके जायदाद जब्त की गई है। ये मफरूर, जो भी शख्स मफरूर होता है, हाई कोर्ट्स यूजुअली एक तरीकाकार है कि जब वो मफरूर होता है या वो क्या उसको उसकी टर्म के अंदर कहते हैं, एब्सकॉन्डर्स कहते हैं और इश्तिहारी कहते हैं, तो वो इश्तिहारी हो या मफरूर हो, वो उसकी जायदाद जब्ती की जाती है। इसहाक डार साहब थे, फिर नवाज शरीफ साहब थे, फिर पीपल्स पार्टी के भी शायद कुछ चंद लोग हों केसेस के अंदर, सैफ उर रहमान, सलमान शहबाज, जो भी बंदा मफरूर होगा या इश्तिहारी होगा उसकी वो जायदाद जब्ती का हुक्म दे देते हैं। बाद में वो फिर जायदादें वापस भी मिल जाती है। नवाज शरीफ साहब को भी मिल गई, इन दोस्तों को भी मिल जाएंगी अगर ये मामलात इनके जब सेटल हो जाए कोर्ट्स के साथ। मामला सिर्फ इतना है कि मैं जो बात आपको बार बार करता हूं कि कुछ चीजें ऐसी हैं जिनका शोर बहुत है,
लेकिन जब आप उनको उनकी हकीकत देखते हैं तो वो उस तरह से नहीं है। जिस तरह हमने कल एक वीडियो के बारे में गुफ्तगू की, मैं उसको दोबारा उसकी तय में नहीं जाना चाहता, लेकिन मतलब मकसद कहने का ये है कि वो एक वीडियो नहीं है। मैंने आपको कहा ये वीडियो ऑडियो वीडियोस का इलेक्शन होगा, यहाँ बहुत सी ऐसी बातें आएंगी। अभी पहले सेगमेंट में मैं ये बात कर रहा था कि बहुत सी चीजें अवाम को च्यू करने के लिए दी जाती हैं, उन्हें किसी तरफ लगाया जाता है, उनकी तवज्जो हटाई जाती है। अब करने वाले जो कर रहे होते हैं उनका मकसद कुछ और होता है। ये जो बादल बनाना और ये जो आपको मुख्तलिफ तरह की बहसों में उलझाना है, इसके पीछे मकासद मौजूद होते हैं। आपको पता है धुंध छा जाती है, जब धुंध छाती है तो फिर क्या होता है, सियालकोट में हमने देखा था इसी तरह की ये धुंध पैदा की जाती है, ये सारी डिबेट्स पैदा की जाती हैं। शाहजाद साहब, 51 मुल्जिमान जिनकी जायदादें जब्त कर ली गई हैं और इश्तिहारी करार दे दिया गया उन्हें, किस तरह से इलेक्शन कैंपेन चला सकेंगे? अच्छा सना, बात यह है कि परवेज रशीद साहब के 2018 बात जमा नहीं हो सके तो मुझे उस वक्त भी इस बात का अफसोस था और आज भी है, लेकिन उसको बुनियाद बनाकर मैं ये कहूं कि आज जो कुछ हो रहा है वो ठीक हो रहा है तो ये भी गलत होगा। बुनियादी बात यह है कि आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, आज जो हम उसकी कार्रवाई सुन रहे थे तो उसमें एक जगह पे कहीं ये कहा गया कि अल्टीमेट जो गेट कीपर है इस जमहूरी निज़ाम के और निज़ाम हुकूमत के, वो अवाम है, वो फैसला करते हैं। जिस तरह सादिक और अमीन की बहस हो रही थी कि कोई भी शख्स जो है वो आला किरदार का हामिल, उसको कैसे कोई सर्टिफिकेट दे सकता है, तो ये उसमें बात ये की गई कि ये तो अवाम बता सकते हैं कि वो किसको रखना चाहते हैं और किसको नहीं रखना चाहते। बाकी ये जो मामला है 51 लोगों का, तो ये थ्योरी ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास कि शायद उनको मजबूर किया जाएगा इन तमाम चीज़ों के जरिए कि वो इलेक्शन का बाइकाट कर दें। लेकिन पीटीआई जो है वो आज अभी इस लम्हे तक तो बाइकाट के हवाले से इसको ऑप्शंस में नहीं रखे हुए, और वो हर सूरत में, जैसे कि आज बैरिस्टर गौहर के बयान का आपने हवाला दिया कि वो किसी भी निशान के साथ जाने को तैयार है, अगर बल्ला नहीं भी मिलता तो वो इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो बाइकाट वाली थ्योरी है वो तो दम तोड़ रही है। अब ये जो 51 लोग हैं उनके हवाले से मैं ये समझता हूं कि इसहाक डार साहब जो हैं वो भी किसी दौर में मफरूर रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब अभी मफरूरी काट के आए हैं, उनका तो एयरपोर्ट पे आपने वो उनके बायोमेट्रिक भी किए, उनको आपने बरतानिया में जो पाकिस्तानी सफीर थे उनके जरिए रुखसत भी करवा लिया। तो ये लोग जो हैं ये अल्टीमेटली अगर अवाम के नुमाइंदे हैं तो इनको अवाम के जरिए आप सिस्टम से बाहर निकालें, इनको आप कंपेन करने दें। अगर इसहाक डार साहब कंपेन के दौरान मौजूद रहे थे लास्ट टाइम, तो इस मर्तबा इनको भी मौजूद रहने का मौका दीजिए। ये एक जो बराबर का मैदान है या जिसको लेवल प्लेइंग फील्ड कह रहे थे, वो देना जरूरी है। अगर आप अकेले भागे और अकेले ही फर्स्ट आ गए तो इसमें आपका क्या कमाल है या उसमें आपको क्या मजा आएगा। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से किसी जमाने में मुझे याद पड़ता है कि सरदार शेरबाज मजारी जो मरहूम एक सियासतदान थे, तो उनको पहले एक सूबे ने नापसंदीदा शख्स करार दिया, फिर दूसरे ने, फिर तीसरे ने, और उनको हाई कोर्ट ने एक के बाद एक उनको रिलीफ देना शुरू किया। अल्टीमेटली उन्होंने एक ब्लैंकेट, मैं समझता हूं जो हम पिछले दिनों बात कर रहे थे कि ब्लैंकेट रिलीफ कहीं नहीं मिल रहा, तो वो सरदार शेरबाज मजारी का केस एक क्लासिक केस है जिसमें अदालत ने उनको इस तरह नहीं हो सकता कि एक पाकिस्तान का शहरी हो और उसको आप चारों सूबों में नापसंदीदा करार दे दें और उनके खिलाफ एक केस के बाद दूसरा। यानी सनम जो है, अगर उनके कागजात नामजदगी के हवाले से बात सामने आई तो आपने एक और मुकदमे में उनको डाल दिया। ठीक है, आप डालते रहें, लेकिन इनको इलेक्शन लड़ने का मौका दें, उनको खेल में आने तो दें, उनको वो मौका तो दें कि बाहर के लोग जो हैं वो उंगली ना उठा सके। जिस तरह से अभी मुबस्सिरीन की आमद जो जनवरी के पहले हफ्ते के बाद से शुरू हो जाएगी, तो लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हमें थोड़ा बहुत अपने कौमी तशख़्ख़ुस का और जो हमारा वक़ार है उसका भी कोई ख्याल रखना है। हम बिलाखिर एक रियासत हैं, एक मुल्क हैं, हम एक कौम हैं, तो हम अपना बुनियादी तौर पर क्या खाका पेश करने जा रहे हैं दूसरे लोगों के सामने, थोड़ा सा इस हवाले से भी काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। और जो ये जो प्लाटों की बात है कि किसी का 2 मरले का प्लाट निकल आया या किसी का बिजली का बिल पेंडिंग रह गया, तो बिजली का बिल पेंडिंग करने के लिए वो मैं इस बात को जायज समझता हूं कि वाजिबात नहीं होने चाहिए किसी के बकायाजात, लेकिन अगर परवेज रशीद बिल पे करना चाहते थे या शेख रशीद पे करना चाहेंगे तो उनको ये इजाजत होनी चाहिए। ये जो खुफिया किस्म के किसी के एसेट्स निकल आते हैं, जैसे चौधरी परवेज इलाही के मामले में हुआ,
तो मैं समझता हूँ ये तो बड़ा आसान हो जाएगा कि अगली दफा कोई आदमी अपने मुखालिफ के खिलाफ 2 मरले का एक प्लाट कहीं पे खुद ही मुंतकिल करा दे और उसको बताए भी ना, और वो 2 मरले की जो रजिस्ट्री है वो अपने पास रखे, और जब मौका है तो वो 2 मरले की एक कीमत है जो आपने अपने सबसे अहम जो कैंडिडेट होगा उसको आप मैदान से बाहर कर देंगे। कागजात नामजदगी के इस प्रोसेस में डाल लें, अगर कोई 2-4 मरले का प्लॉट को मेरे नाम लगाता है तो वो भी लगा दे, इसी बहाने 2 मरले का प्लॉट तो मिलेगा जनाब। नहीं, ऐसा हो सकता है, इसका मतलब ये हमने रास्ता तो खोल दिया। चले सना, सवाल आपके लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों के कागजात नामजदगी अगर मुस्तरद ही रहते हैं तो क्या नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या होगी पीटीआई के? क्योंकि बायकॉट का तो उन्होंने कह दिया कि हम तो नहीं करेंगे इलेक्शन से बायकॉट, इलेक्शन में तो उतरेंगे, लेकिन ऐसे कैसे? देखिए सर, आई रिस्पेक्ट एवरीबॉडीज व्यूज, लेकिन असल बात यह है कि हम यहाँ पर अंजुमन सिताइश बामी के लिए तो बैठे हुए नहीं है कि हम एक दूसरे की बातों से कन्विंस भी हों और उसको ये भी कहें कि ठीक है। मेरे ख्याल में रियलिटी ये है, अभी बात हो रही थी सरकारी लोगों की कि किसको कितना प्लॉट मिलता है, इस पे छोटा सा एक पॉइंट मैं कहना चाहूंगी कि मुझे ये बता दें कि अदलिया से लेके फौज तक और फौज से लेके सरकारी अफसरान तक कौन ऐसा है जिसके पास सरकारी नौकर नहीं होता, सरकारी गाड़ी नहीं होती, सरकारी पेट्रोल नहीं होता, पानी सरकारी नहीं होता, घर सरकारी नहीं होता। मतलब मैं अब इसमें नहीं जाना चाहती हूँ कि सिर्फ जो कपड़े पहने होते हैं वही उनके गैर सरकारी होते हैं, बाकी तो सारी चीजें वो सरकारी अवेल करते हैं। सारा खुमियाजा सिर्फ उसी को भुगतना पड़ता है जो कि गैर सरकारी इंसान है, और वो वही है जो कि पाकिस्तान का आम शहरी है, वो इन तमाम मराहत से महजूज नहीं हो पाता। अब बात नहीं कागजात नामजदगी के ऊपर जो आपका सवाल था, मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शायद किसी को बताने की जरूरत है, कोई जाए और उनको ये बताए कि जिस बात के ऊपर वो शोर करे, सबसे पहले उन्होंने क्या प्रोपेगेट किया सोशल मीडिया पे और तमाम इन प्लेटफॉर्म्स पे, जो पहले मैंने नुक्ता उठाया था कि फेक न्यूज और सोशल मीडिया को जिस बुरे तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, 2024 में ये तारीख रकम होगी और आप देखिएगा कि 2024 के इलेक्शन में होने क्या जाएगा, सिर्फ इस फेक न्यूज और लोगों को इस तरह से इंतशार में मुब्तला करके। इन्होंने कहा कि हमें कागजात नामजदगी नहीं जमा कराने दिए जा रहे, रिकॉर्ड तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कागजात नामजदगी जमा करवाएं और सबसे ज्यादा कागजात नामजदगी पीटीआई के बैनर तले जमा किए गए, ये एक अलग बात है। फिर हमने बात की थी रिजेक्शन जो है वो सबसे ज्यादा पीटीआई की हुई है। अगर आप 2013 से शुरू करें तो जो स्टैट्स इलेक्शन कमीशन की हवाले से फाफिन ने कोट किए थे एक रिपोर्ट में, उसमें उन्होंने कहा था कि 2013 में 14% से ज्यादा नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए थे, 2018 में 10% से ज्यादा रिजेक्ट हुए थे और 2023 में 12% से ज्यादा रिजेक्ट हुए हैं। तो आप मुझे बताएं कि 2013 और 18 के बीच में आप खड़े, फिर आप ये क्लेम कर रहे हैं कि जी सबसे ज्यादा पीटीआई के पेपर्स रिजेक्ट हुए। तीसरी बात यह है कि खुद पीटीआई के लोगों को नहीं पता था कि उन्होंने किस तरह और किस तरीके से नॉमिनेशन पेपर्स फाइल करने, इतनी माइनर मिस्टेक्स की गई हैं जो कि शायद कोई 10वीं जमात का बच्चा भी अगर जमा करवाए तो वो भी सोचता है या पूछता है कि मुझे कैसे करवाने। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहती। जब आप इसीलिए तो मुझे लगता है कि साजिश करके इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि उनको पता है नंबर तो वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते। नहीं नौशाद साहब, मुझे ये बताइए कि अगर आप इश्तिहारी होने की बुनियाद पर लोगों को पॉलिटिकल प्रोसेस से और इस इलेक्शन के प्रोसेस से आउट कर देंगे तो मियां नवाज शरीफ इश्तिहारी रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ जो हैं वो भी इश्तिहारी रहे हैं, इसहाक डार भी इश्तिहारी रहे हैं। मेरी कोई लाइन आपको ऐसी लगी कि मैंने ये कहा, मेरे कौन से अल्फाज ऐसे आपने सुने हैं जिसमें मैंने कहा कि इनको इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखें? मैंने परवेज रशीद साहब की मिसाल सिर्फ इसलिए दी थी, उसमें भी आपने खुद से उसको इंटरप्रेट इस तरह से किया कि मेरा कहने का मकसद शायद ये है कि वो गलत था या आज ठीक है, या वो ठीक था या आज गलत है। मैंने तो ये नहीं कहा, मैंने तो आपको एक ग्राउंड रियलिटी बताई थी कि इस तरह के मामलात होते रहे हैं, तो मंतकी बात है ना नौशाद साहब, जब आप बात कहा जाता है कि फलां आदमी के कागजात आज भी गलत रिजेक्ट हो गए और आप उसके मिसाल नहीं कहा कि आप उनको इलेक्शन ना लड़ने दें। मैंने आपको एक कानूनी तौर पे एक बात, सिर्फ इतनी सी बात कही जनाब अर्ज की कि ये माजी में भी होता रहा है, ये बाकी जमातों के लोग भी, ये अदालती कार्रवाई का हिस्सा है कि जब कोई बंदा मफरूर या इश्तिहारी हो जाता है और वो प्रोड्यूस नहीं कर सकती, कोर्ट के सामने नहीं आता या इदारे नहीं कर पाते, तो वो उसकी जायदाद जब्तगी का हुक्म दे देते हैं। यह हमने माजी में भी देखते रहे और ये कानून एक कानूनी प्रोसीजर है। मैंने नहीं कहा कि आप उनको इलेक्शन ना लड़ने दें या इलेक्शन लड़ने दें, मैंने तो इस मसले पे बात ही कोई नहीं की। मैंने तो सिर्फ इतना ब्रीफ किया था और इसी तरह से परवेज रशीद की मिसाल इसलिए दी थी कि ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, ये हमेशा से होता आ रहा है। हम देखते रहे चौधरी ज़हूर के मामले में, माजी की मिसालें बात करनी, अगर हम इसको दिल से बुरा समझते हैं तो हमें ऐसी मिसालें नहीं कोट करनी चाहिए जो जस्टिफिकेशन की कोई कोशिश लग रही हो। चले माजी की मिसाल उठाकर सना से सवाल मैं कर लेती हूँ। सना, आपको लगता है कि माजी में इसी नौयत के मसाइल दीगर सियासी जमातों के लिए भी रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस माहौल के? मुझे बताएं ये नहीं इतना मजाहिया सवाल आखिर किया क्यों जा रहा है? आप मुझे बताएं 2013 में क्या कुछ होता रहा, 2018 में क्या कुछ होता रहा? लोगों को तो
इलेक्शन 2018 का इलेक्शन याद होना चाहिए कि आरटीएस सिस्टम कैसे बिठाया गया था, किस तो तरह पीटीआई वाले तो कहते हैं नून लीग को जिताने के लिए बिठाया गया था, उसमें तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ लीड कर रही थी। मैं नून लीग की कोई कारकुन हूं, लेकिन ये कि 2013 में मैग्नेटिक किंग के साथ क्या ड्रामा किया गया था, मैं इंतजार कर रही हूँ कि इस इलेक्शन में कौन सी नई चीज लाई जाती है, क्योंकि मैग्नेटिक किंग भी नहीं हो सकती, आरटीएस भी नहीं हो सकता, तो अब इस मर्तबा क्या किया जाता है। वापस मैं उसी पॉइंट की तरफ आती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भले इसको खराब करने की, ये वो वाली बात है कि ना मैं खुद खेलूंगी ना मैं किसी और को खेलने दूंगी, अगर मुझे जगह नहीं मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तो मैं पूरे के पूरे इलेक्शन को ही खराब कर दूंगी, पूरे प्रोसेस को। तो आई थिंक ये समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इतनी पिटीशंस फाइल कर दी हैं कि कुछ कोर्ट्स जो है ना उनका भी दिमाग खराब हो गया कि हमने किस कोर्ट में किस जगह पे कौन सी एप्लीकेशन फाइल की, अगर आप किसी पीटीआई के वकील से पूछें उसको वो भी याद नहीं है। और दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि खुद खान साहब को सोचनी चाहिए कि उन्होंने इतनी टीम में इतने लोग जमा कर लिए हैं जो अलग अलग जहनों के लोग हैं और वो अलग अलग डायरेक्शंस में पीटीआई को चलाना चाहते हैं। ये बहुत जरूरी है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं वो एक यूनिफॉर्मिटी के साथ पॉलिटिकली इस पार्टी को लीड करें। मुझे नहीं पता कि जो नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए गए हैं उसमें उनकी स्ट्रैटेजी क्या रही है, ना उनको गवर्निंग के हवाले से ना उनको कॉर्नर मीटिंग्स के हवाले से कोई लेवरेज मिल रहा है, लेकिन आई थिंक जो अब पूरी कैंपेनिंग प्रोसेस है इसमें अब लगता यह है कि जो कुछ होगा वो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पर होगा। अब ग्राउंड के ऊपर हमें कोई पॉलिटिकल पार्टी एक्टिवली काम करते हुए नजर नहीं आ रही है। खुद नून लीग भी जो है वो कॉर्नर मीटिंग्स कर रही है और इजलास बुला रही है, लेकिन हमने जलसे होते हुए अभी तक नहीं देखे हैं। फैसल साहब, आप सना की बात से इत्तफाक करते हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ क्या वो वाहिद जमात है जो कि वाकई शहबाज शरीफ ने भी जिसकी तरफ इशारा किया कि इलेक्शन ना हो, तरीके इंसाफ खुद भी यही चाह रही है? देखिए मैं आपको बताऊं, सना ने जिस तरह कहा कि जो है वो मौका, मैं ये कहूँगा कि तहरीक इंसाफ को मौका कहाँ मिल रहा है। तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, कारकुनान हैं, उनके साथ हो क्या रहा है, वो कैसे जो है वो बाहर आए। वो कॉर्नर मीटिंग तो कर नहीं सकते किसी तरह से, वो उनके अगर इस तरह से फॉर्म भरे गए टेक्निकली अंदाज में तो वो उनके पीछे तो लोग लगे हुए हैं कि वो उनके जो तायद कुरिंदगान है उन्हें उठाया जा रहा है। वो किस तरह छुप छुप के किस तरह से भरे जा रहे हैं। किसी सितम ज़रीफ ने ये कहा है कि तहरीके इंसाफ वाले बाहर निकलते हैं तो उनको पुलिस पकड़ लेती है और पीडीएम वाले निकलते हैं तो उनको अवाम पकड़ लेती है। ऐसे ही है, ऐसे ही है। और आप देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूं इसलिए कि मैं वो चीज बता रहा हूं जो ग्राउंड पर है, मैं देख रहा हूं, खुद मैं जा रहा हूं तो मुझे पता चल रहा है। अगर शफाफ, गैर जानिबदार और मुनसिफाना इलेक्शन है तो भाई आप दूसरों को भी तो मौका दें। आप किस तरह से जा रहे हैं, मतलब पीटीआई वाले तो अपने घरों पे नहीं सो रहे, यहाँ पर तो मैं ये देख रहा हूँ, तो वो किस तरीके से जो है इलेक्शन में हिस्सा ले सकेंगे, किस तरह से कॉर्नर मीटिंग कर सकेंगे, किस तरह से फॉर्म भर सकेंगे, ये तमाम चीजें उनके लोग उठ रहे हैं, उनके खानदान वाले उठ रहे हैं, सब ये सब लोग जानते हैं और दिख रहे हैं। उसके बावजूद अगर उसके बावजूद अगर उनका ये है कि वो इलेक्शन लड़ेंगे, हमारे साथ जो भी कुछ हो हम इलेक्शन ही लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़के तो फिर इंतजामिया को, एस्टेब्लिशमेंट को और निगरान हुकूमत को चाहिए कि उनको थोड़ा सा स्पेस दे, और जो अवाम फैसला करे उस पे, चाहे वो नवाज शरीफ को फैसला कर रही है, अवाम उनको पसंद करते हैं तो उनको आने दे, और चाहे वो तहरीक इंसाफ को लाना चाहते हैं तो तहरीक इंसाफ को लाना चाहिए या पीपल्स पार्टी को लाना चाहिए। असल चीज है कि शफाफ और गैर जानिबदार इंतखाब होना चाहिए और उसमें तमाम सियासी पार्टियां, जिसमें पीपल्स पार्टी, पीटीआई और तमाम लोग, बिल्कुल अवाम को इज्जत देना चाहिए। और अवाम की ही बात हम ब्रेक के बाद करेंगे कि अवाम फिलहाल महंगाई की चक्की में पिस कैसे रही है, लेकिन एक ब्रेक के बाद विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात अपनी आवाम के लिए करेंगे। हमारे पाकिस्तान में सर्दियां आ जाएं तो गैस नहीं आती, गर्मियां आ जाएं तो बिजली नहीं आती, और अगर ये दोनों आ जाएं तो बिल इतने लंबे चौड़े आ जाते हैं कि एक आम आदमी की पहुंच से दूर हो जाता है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है कि गरीब आदमी के लिए गुजर बसर करना, 2 वक्त की रोटी इस टाइम खाना बहुत मुश्किल हो चुका है। हुकूमत पेट्रोल की कीमत कम तो कर देती है, लेकिन उसके बाद आवाम को उस तरह से रिलीफ नहीं मिल पाता। अशिया खैरोनोश के हवाले से जब वो जाते हैं ग्रॉसरी के लिए, उस तरह से उन्हें कम कीमत पर अशिया दस्तयाब नहीं होती जिस तरह होनी चाहिए। निगरान हो, सियासतदान हो या फिर इदारे, सबकी नज़रें इलेक्शन पर हैं, लेकिन आवाम का कौन सोचेगा? सबसे पहला सवाल सना आप ही के सामने रखूंगी। बढ़ती महंगाई कौन रोक सकता है, कौन सोचेगा इस टाइम आवाम का?
मेरा ख्याल है कि आवाम का सोचना तो चाहते हैं सियासतदान, और स्पेशली जब इंतखाबात का मौसम करीब आता है तब उनको बहुत ज़्यादा याद भी आती है आवाम की। उससे पहले 2-3 साल शायद उनको याद नहीं होता कि ये कीड़े मकोड़े भी मुल्क के अंदर मौजूद हैं जो रेंग रहे होते हैं। लेकिन आई थिंक हम इसमें इसलिए कुछ नहीं कर सकते कि अगर हम थोड़ा सा पीछे जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में जो IMF एग्रीमेंट को ख़राब किया गया था, उसके बाद जो हमारे डार साहब थे उन्होंने जो अपनी शान में कसीदे पढ़वाए थे और उसके बाद मिफ्ता साहब को उन्होंने रुखसत कर दिया था उस वजारत से, जिम्मेदार ठहराया था, उनसे ठीक काम नहीं होता, और उन्होंने फिर उसके बाद 9-10 महीने लगाए थे उस IMF एग्रीमेंट को उसी शक्ल में अमली जामा पहनाने में, जो कि मिफ्ता साहब का कहना था और उसी के मुताबिक। तो आई थिंक वो जो डिले आया था उसकी वजह से ये हुआ कि ना सिर्फ ये कि बैरूनी कर्जों का बोझ हम पे बढ़ा, इन्फ्लेशन बढ़ी, बहुत से मसाइल बड़े, इकोनॉमिकली पाकिस्तान बैकफुट पर चला गया, दोस्त ममालिक जो ट्रस्ट करते थे लेकिन वो पैसा देने को तैयार नहीं थे, तो एक मसाइल की एक लंबी फहरिस्त थी। अगर सिर्फ उस एक स्टेज के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ये इनिशिएटिव लेती कि वो सियासत को इकोनॉमी से अलग रखती तो शायद आज हम यहाँ ना खड़े होते। और उसके बाद अगर नून लीग या PDM की गवर्नमेंट भी आ गई थी, वो अगर इकोनॉमी को फर्स्ट प्रायोरिटी के तौर पर देखते और ये फोकस करते कि हमने इन एनी केस IMF के सामने टेबल पर जाना है और उन्हीं की टर्म्स पर जाना और मुज़ाकरात करना है, तो शायद आज हम यहाँ ना खड़े होते। तो आई थिंक गलतियां सियासी जमातों से होती हैं लेकिन उसका जो खुमियाजा होता है वो अवाम ही भुगतते हैं। इस वक्त हम 29% से आई थिंक 38% पर पहुंच चुके हैं महंगाई में, अगर मैं करेक्ट नहीं हूँ फिगर्स में शायद, तो मैं माजरत चाहूंगी, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। जिस भी इकोनॉमिस्ट से आप बात करें तो वो यही कहेगा कि आप जो भी गवर्नमेंट आएगी उसको 1 से 1.5 साल इकोनॉमी को सांस बहाल करने में लगेगा और 2 से 2.5 साल आपको लगेंगे इकोनॉमी को बेहतर करने में। यानी कि वो जो 5 साल की गवर्नमेंट है उसमें वो पेवनकारी में ही लगे रहेंगे और जब 2.5-3 साल गुजर जाएंगे तो उसके बाद उनकी टांग खींचने का टाइम आ जाएगा और ब्लेम गेम स्टार्ट हो जाएगा। सियासी जमात दूसरी सियासी जमात पर अपना इल्जाम डालकर के मुल्क में महंगाई उस सियासी जमात की वजह से हुई थी, हमारा तो देखिए कोई कसूर नहीं है, सख्त सर्दी है, अवाम के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, अब नोटिस कौन लेगा? ये प्रॉब्लम ये है, ये सना साहिबा ने दुरुस्त बात की है कि देखिए प्रॉब्लम कहीं ना कहीं गलतियां ज़रूर हो रही होती हैं। मेरी नज़र में अवाम की भी सबसे बड़ी गलती है। अवाम देखें, जैसे अवाम होंगे वैसे हुक्मरान होते हैं, और हमारे यहाँ पे एक बड़ा मसला आ गया है कि हम लोग जो वादे वईद करते हैं, बार बार मैं इस चीज़ पर जोर देता हूँ कि आपको प्रोग्रेस की बुनियाद पे, कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट देना, जिसे जिस जमात को भी आप चाहते हैं वोट दें, लेकिन दें कारकर्दगी की बुनियाद पे। ये जो वादे वईद, अभी जिस तरह एक वादा कि मेरे सामने आया कि 30 लाख घर दिए जाएंगे, किसी ने कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो 30 लाख घर आप बना कहा सकते हैं, उसका वॉल्यूम क्या है पैसों का, और ये जनाब डबल कर देंगे तनख्वाही, ये इस तरह नहीं होगा, ये इस तरह होना ही नहीं है। अभी सना ने आपको बताया कि अगले 5 साल तो आपको अभी ये जो फायर फाइटिंग में गुजरने हैं, अगर इकोनॉमी को आपने बेड से भी उतार के नीचे चलाना भी है। सो ये जो महंगाई की इस वक्त रेशो है, इसका कसूर तमाम हुकूमतों के ऊपर डलता है, क्योंकि जो माशाल्लाह बोरोविंग कर करके, इंटरनेशनल बोरोविंग कर करके 50 अरब डॉलर नून लीग ने ले लिया, 52 अरब डॉलर तहरीक इंसाफ ने ले लिया, ये जो 16 माह की हुकूमत थी 18 बिलियन डॉलर ले गए। आप ही बता दीजिए कि पेट्रोल की कीमतों में कमी के बावजूद अवाम किसी किस्म के रिलीफ नहीं मिल रहा, उनको कौन दिलवाएगा उनको रिलीफ? नहीं तो क्यों देना है रिलीफ उनको? कौन उन्होंने कभी खुद अपने बारे में सोचा है उनको रिलीफ दें? अवाम को किस लिए रिलीफ दें भाई? जिनके लिए रिलीफ है इस मुल्क में, उससे सिर्फ उन्हीं के लिए रिलीफ है और उन्हीं को मिलेगा। अशराफिया, जब तक आप लोग मुत्तहद होके एक सोच के साथ आगे नहीं बढ़ते और अवाम सोच समझ कर अपने के रायदही का इजहार नहीं करती, उस वक्त तक आपके हालात चेंज नहीं हो सकते। वो क्या खूबसूरत शेर था कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली जिसको खुद अपनी जो अपनी हालत ना बदल सके। ये है कि जब तक ये कौम खुद अपने बारे में नहीं सोचती, कोई दूसरा नहीं सोच सकता, कोई बाहर से नहीं चीज आके ठीक हो सकती। और एडवोकेज्म के मैं 100% एग्री करता हूं शहजाद साहब की बात से। हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं, लेकिन वही बात आज का दिन फैसल शकील साहब, हम सोचते हैं हम खुदा पर छोड़ देते हैं और खुद कुछ करते नहीं है, तो अवाम की मुश्किलात ऐसे कैसे खत्म होंगी? बतौर मुसलमान हमारा ईमान ये है कि पाकिस्तान बिल्कुल अवाम की मुश्किलात जो खत्म होंगी, मैं ये समझता हूँ कि वो ये सोच समझ के अपना वोट दें, हक़ राहेदही इस्तेमाल करें इलेक्शन में, और ऐसा लगता है मुझे कि अब जो है वो करेंगे, इसलिए कि अवाम का लावा जो है महंगाई और बेरोजगारी वो फट रहा है। और जब आप इलाके में जाते हैं और उनसे पूछते हैं, जो अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो कहा गया कि ये सर्वे ना दिखाया जाए, गुज़िश्ता रोज जो नोटिफिकेशन है नजर आ रहा है अवाम का शऊर नजर आ रहा है, सर्वे बहुत खूब, बिल्कुल अवाम का शऊर नजर आ रहा है, इसीलिए जो है अब अवाम उठ खड़ी हुई है और दुआ यही है कि अवाम अपने हक के लिए, अपने बेहतरी के लिए सोचे। बहुत शुक्रिया फैसल शकील साहब, मोहम्मद नौशाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, शहजाद साहब, सना मिर्जा, तमाम पैनलिस्ट का बहुत शुक्रिया। मुझे सना कहवान को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।